गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुद्रा का अवमूल्यन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य तथा भारत की मौद्रिक नीति। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा के अवमूल्यन पर। मुद्रा का अवमूल्यन, जिसको हम डीवैल्यूएशन ऑफ मनी बोलते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? जब कोई देश अपनी मुद्रा का विदेशी विनिमय दर में औपचारिक कटौती करता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम कहें, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मुद्रा के मूल्य में वैल्यू ऑफ मनी में क्या कर देता है? कमी कर देता है। इसी को हम बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। बात क्लियर हो? मुद्रा के अवमूल्यन से देश में जो है आयात महंगे होते हैं और निर्यात जो है सस्ते हो जाते हैं। अर्थात आयात को नियंत्रित करने के लिए, या देश में आयात बढ़ जाता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी क्या किया जाता है? सरकार के द्वारा अपने देश की मुद्रा क्या किया जाता है? उसका अवमूल्यन किया जाता है। और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रेशर के कारण, दबाव के कारण भी क्या करना पड़ता है? अपने जो है मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। मैंने कहा कि इसके प्रभाव में आयात सस्ते और निर्यात क्या होते हैं? आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने विदेशी विनिमय दर की बात की कि अवमूल्यन क्या होता है, जिसमें अपने मुद्रा का क्या किया जाता है? विदेशी विनिमय दर में औपचारिक कटौती की जाती है। तो विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या हुआ? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो विभिन्न देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो उसका एक क्या होता है? जिस दर पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे देश का जो है हम एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं मुद्रा का, है ना? क्योंकि मुद्राएं अलग अलग होंगी, तो अलग अलग होंगी तो उसका क्या होगा? एक विनिमय दर होना चाहिए, एक्सचेंज रेट होना चाहिए, है ना? तो जब हम एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इसी को हम क्या करते हैं? विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक अमेरिकी डॉलर जो है बराबर 74.60 भारतीय रुपया, अर्थात $1 का जो विनिमय दर है वो किसके बराबर है? 74.60। इसका मतलब है कि $1 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक अमेरिकी डॉलर के लिए हमको 74 रुपये 60 पैसे जो है क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। यदि हम जो है, अब यहाँ पे हमने कहा कि आयात और निर्यात सस्ते मांगे, तो पहले तो ये सामान्य स्थिति है। अब अवमूल्यन करेंगे। मान लीजिए कि देश की सरकार ने क्या किया? 40 पैसे का अवमूल्यन कर दिया। 40 पैसे का अवमूल्यन करने का मतलब क्या हुआ? कि हमारा रुपया कमजोर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे रुपये का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। 40 पैसे कम हो गए। तो 40 पैसे कम होने से अब जो $1 में इतना रुपया देना पड़ता था, अब मूल्य कम होने से क्या करना पड़ेगा? 40 पैसे और देने पड़ेंगे। अब हमको जो है $1 के बदले कितना देना पड़ेगा? अब हमको देना पड़ेगा 75 रुपये। ठीक है, यही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा का मूल्य कम होने से, कमजोर होने से अब हमको अधिक रुपए देना पड़ रहा है। आयात महंगे क्यों होते हैं? आयात मतलब जो हम विदेशों से सामान मंगाते हैं अपने यहाँ, जब मंगाएंगे तो भुगतान करेंगे विदेश को। मान लीजिए अमेरिका से हम कर रहे हैं, तो अमेरिका में यदि हम अमेरिका से आयात कर रहे हैं, अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन होने से जो है क्या हुआ कि अब $1 की कोई वस्तु जो है हम खरीद रहे हैं वहां से, अमेरिका से, तो अवमूल्यन के पहले जो है हम कितना रुपया देते थे? 74 रुपये 60 पैसे देते थे। लेकिन अवमूल्यन करने से जो है अब इसका मूल्य कम होने से अब हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना रुपया देना पड़ेगा?
75 रुपये देना पड़ेगा, यानी 40 पैसे हमको अधिक देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अवमूल्यन कर दिया गया 40 पैसे। 40 पैसे अवमूल्यन करने से क्या हो गया, अब हमको अधिक रुपया देना पड़ेगा, तब जाके हम जो है किसी वस्तु को खरीद पाएंगे, आयात कर पाएंगे। इस प्रकार से आयात क्या हो गया, आयात जो है हमारा महंगा हो गया। तो इससे क्या होता है, आयात प्रतिबंधित होता है। लोग जो आयात अधिक करते थे, अब आयात महंगा होने से आयात क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसलिए आयात को नियंत्रित करने के लिए भी जो है क्या किया जाता है, अवमूल्यन किया जाता है। और निर्यात क्या हो जाएंगे, निर्यात मैंने कहा कि सस्ते हो जाएंगे, है ना। अब हम जो है अपने यहां से किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को हम जो है बेचते हैं, देते हैं अपने यहां से अमेरिका को, तो पहले जो है 74 रुपये 60 पैसे की वस्तु को देने पर ही हमको $1 मिलता था, है ना, $1 मिलता था। अब हम जो है अब हम $1 की कोई वस्तु जो है बेचते हैं, देते हैं, तो $1 की जब कोई वस्तु हम बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या था, ऐसी स्थिति में आप देखिए कि पहले की स्थिति में हमको कितना मिलता, $1 मिलता मतलब इतना रुपया मिलता। अब जो है $1 मिलेगा मतलब कितना रुपया मिलेगा, आपका 75 रुपये मिलेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 75 रुपये के बराबर जो अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये जो डिवैल्यूएशन होता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और यहां पर मैंने आपको बताया कि डिवैल्यूएशन जो होता है ये जो है हमारे देश में, हम बात करें डिवैल्यूएशन कितनी बार हुआ, हमारे देश में जो है 3 बार जो है हमारे भारत के मुद्रा का जो है क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ। सबसे पहली बार जो है अवमूल्यन हुआ था कब, 1949 में, 1949 में पहली बार भारतीय रुपए का क्या किया गया था, अवमूल्यन किया गया था। इसके बाद दूसरी बार जो अवमूल्यन हुआ था 1966 1966 में किया गया था, और तीसरी बार जो अवमूल्यन किया गया था वो किया गया था 1991 में। 3 बार जो है हमारे देश में जो है मुद्रा का क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का उल्टा एक शब्द होता है, इसका विपरीत शब्द होता है जिसको कहते हैं अधिमूल्यन। अवमूल्यन का उल्टा क्या होता है, अधिमूल्यन होता है। अधिमूल्यन क्या होता है, अधिमूल्यन में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश क्या करता है, अपनी मुद्रा के मूल्य को बढ़ा देता है, यहाँ पे घटा देता है, वहां पे क्या करता है, बढ़ा देता है। अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात आयात जो है हतोत्साहित होता है, निर्यात प्रोत्साहित होता है, और अधिमूल्यन करने से आपका निर्यात क्या होगा, निरुत्साहित होगा, और आयात प्रोत्साहित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको बताया मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। ठीक है, आगे अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का क्या मूल्य है। ठीक, आइए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारा रुपया है इसका क्या मूल्य है। भारतीय रुपए के मूल्य की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप देखें तो जितने भी देश हैं सब देशों की मुद्राएं क्या हैं, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। उसका वैल्यू भी क्या है, उसका विनिमय दर यदि हम निकालें जो है अपने देश की मुद्रा से तो सबका क्या है, अलग अलग है। तो यदि हम बात करें कुछ ऐसे देश हैं जिनसे क्या है हमारे देश के रुपए का जो मूल्य है वो बहुत कमजोर है, और कुछ ऐसे देश हैं जिनसे क्या है हमारे देश का मूल्य जो है हमारे देश के भारतीय रुपए का मूल्य क्या है, मजबूत है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अमेरिकी डॉलर से अगर हम कंपेरिजन करें, यहाँ पे हम विनिमय दर जो है विदेशी विनिमय दर निर्धारित करें, है ना, तो आप देखिए कि एक अमेरिकी डॉलर में 74.6 या 74.60 आप बोल सकते हैं, 74 रुपये 60 पैसे इसका वैल्यू है। यानी 74 रुपये 60 पैसे जब हम देंगे तब जाके $1 मिलेगा। मतलब वहाँ की $1 की जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत मजबूत है, क्योंकि $1 जो है हमारे 74 रुपये 60 पैसे को क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है, खरीद सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है ना। इसी तरीके से हम ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश में पाउंड चलता है POUND,
तो वहाँ की जो मुद्रा है या तो उसकी जो है विदेशी विनिमय दर हम देखें तो वहाँ की जो स्थिति है, एक ब्रिटिश पाउंड में जो है 94 रुपये 96 पैसे के बराबर, मतलब एक ब्रिटिश पाउंड प्राप्त करने के लिए हमको 94 रुपये 96 पैसे देने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर इन देशों से जो है, ये विकसित देश हैं, इनके जो है यहाँ का जो मुद्रा है, इन मुद्रा से यदि हम कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो हमारे देश की मुद्रा का मूल्य क्या है, बहुत ही कमजोर है ना। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ना कितना कमजोर दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनसे क्या है, हमारे देश की जो है भारतीय रुपये का जो मूल्य है वो क्या है, मजबूत भी है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, रुपया उसका जो है मुद्रा का नाम रुपया है। श्रीलंका में भी जो है रुपया चलता है, वहाँ पर भी रुपया नाम है। भारत में भी रुपया चलता है ना, लेकिन भारत में रुपये का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। और भारतीय रुपया पाकिस्तान से यदि हम तुलना करें तो वहाँ की मुद्रा से हमारा जो मुद्रा है क्या है, मजबूत है। यानी एक रुपये में हमको जो है पाकिस्तानी मुद्रा जो है 2 रुपये 25 पैसे प्राप्त हो जाएंगे, है ना। यानी एक रुपये में जो है 2 रुपये 25 पैसे पाकिस्तानी रुपए प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो भारतीय रुपया है ये क्या है, इसका मूल्य जो है ये मजबूत है, किससे, पाकिस्तानी रुपए से। इसी तरीके से श्रीलंका के रुपए से देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक रुपये में 2 रुपये 49 पैसे के बराबर जो है श्रीलंका का रुपया जो है प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है भी हमारे भारतीय रुपये की जो स्थिति है, उसका मूल्य है वो क्या है, मजबूत है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, ऐसे विभिन्न देशों के साथ जो है इसका विनिमय दर निर्धारित होता है और उसका जो है मूल्य जो है हमको देखने को मिलता है कि हमारे जो भारतीय रुपये का जो मूल्य है वो क्या है, सामने वाले देश से मजबूत है या कमजोर है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं भारतीय रुपये का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो हम विनिमय दर निर्धारित करते हैं। क्लियर। आइए हम अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, भारत की मौद्रिक नीति। ठीक, ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं भारत की मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति, देखिए मुख्य रूप से हम बात करें कि मौद्रिक नीति क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करें। तो मौद्रिक नीति वह नीति होती है जो कि सरकार या मौद्रिक प्राधिकारी के द्वारा मुद्रा साख का नियमन किया जाता है या मुद्रा की आपूर्ति का नियमन किया जाता है। अर्थात मौद्रिक अधिकारी या मौद्रिक प्राधिकारी, जो कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है, उसी को जो है मुद्रा का एक अधिकार होता है। तो मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा जो है ये मौद्रिक नीति बनाई जाती है, मुद्रा में जो है साख को नियंत्रित करने के लिए, उसको नियमित करने के, रेगुलेट करने के लिए, है ना, नियमित करने के लिए। यानी साख का नियमन कौन करता है, मौद्रिक प्राधिकारी करता है, केंद्रीय बैंक करता है ना। तो उसको नियमन करने के लिए जो पॉलिसी बनाता है, वही पॉलिसी क्या होता है, मौद्रिक नीति कही जाती है। भारत की मौद्रिक नीति की हम बात करें तो भारत में जो मौद्रिक नीति है वो कैसी है। भारत में जो मौद्रिक प्राधिकारी, केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई द्वारा जो भारत की मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है वो कैसी है, वो है नियंत्रित मुद्रा विस्तार की नीति। नियंत्रित मुद्रा विस्तार की नीति की पॉलिसी चल रही है हमारे भारत में, यानी इस तरह की मौद्रिक नीति अपनाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा जो विस्तार की बात की जाती है, साख में जो विस्तार की बात की जाती है वो कैसी है, नियंत्रित। क्योंकि आपको पता है कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, साख का सृजन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में
मुद्रा की जो आपूर्ति है या साख की जो मात्रा है, क्रेडिट की जो मात्रा है, वो कितनी है। यदि बहुत कम है तो उसको क्या करेगा, उसमें वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यदि साख की मात्रा कम है, बहुत कम है, मुद्रा संकुचन की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो साख में जो है मुद्रा संकुचन की स्थिति है तो साख में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करेगा। और यदि मुद्रा जो है प्रसार की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि साख को नियंत्रित करने के लिए उसको जो है कम करने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, जो मुद्रा या साख का जो विस्तार करता है वो कैसा होता है, कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। किस नीति के द्वारा होता है, मुद्रा नीति के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा होता है। तो यही जो है नियंत्रित मुद्रा विस्तार की नीति क्या कहलाती है, भारत की मौद्रिक नीति कहलाती है, जो कि भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको जो है बनाई जाती है। और मौद्रिक नीति के बारे में हम आपको बताएं, भारत के मौद्रिक नीति के बारे में बताएं, ये जो मौद्रिक नीति होता है इसका, इस मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण होते हैं, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं। आइए हम उसके टूल्स पे चर्चा कर लें, इसके उपकरण की बात कर लें। तो इसके जो उपकरण होते हैं, उपकरण का मतलब, टूल्स का मतलब क्या हुआ, वो हथियार, वो औजार जिसके द्वारा क्या करेगा, वो मुद्रा के साख को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। उसके पास कुछ उपकरण होने चाहिए ना। तो जो इसके पास उपकरण होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक। इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। और एक होता है आपका गुणात्मक, एक होता है आपका गुणात्मक। ये दो तरह के, या चयनात्मक, ये जो है दो तरह के जो है उपकरण होते हैं। अब मात्रात्मक या परिमाणात्मक जो उपकरण होता है इसके अंतर्गत आता है, जैसे आपका है बैंक दर, इसके अलावा जो है आपका CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, ये जो हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसी के द्वारा जो है ये मुद्रा साख का क्या करता है, नियमन करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब संक्षेप में जल्दी से हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये होते क्या हैं, बैंक दर क्या होता है। बैंक दर को यदि हम परिभाषित करें तो बैंक दर वह दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करते हैं। बैंक दर वह दर होते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के या जो उसके अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनके जो है प्रथम श्रेणी के बिल का क्या करता है, पुनर्कटौती करता है। या साधारण अर्थ में आप समझना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं, जैसे ब्याज दर होता है। ब्याज दर मतलब जिस दर पर क्या करते हैं, बैंकों से हम ऋण लेते हैं। आम जनता जो है कमर्शियल बैंकों से क्या करता है, ऋण लेता है जिस दर पर, उसे क्या करते हैं, ब्याज दर करते हैं। जैसे हम लोग ऋण लेते हैं वाणिज्यिक बैंकों से, क्योंकि हम लोग क्या हैं, वाणिज्यिक बैंकों के कस्टमर हैं, वैसे ही वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वे क्या होते हैं, वे केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं।
ग्राहक होते हैं, तो उनको यदि ऋण लेना है तो क्या करते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। तो आरबीआई भी क्या करेगा, जब ऋण देगा तो वो भी क्या करेगा, एक जो है एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त जो है धनराशि लेगा। जैसे बैंक जो है अतिरिक्त धनराशि ब्याज के रूप में लेता है, वैसे ये भी ब्याज के रूप में लेता है, लेकिन इसके जो ब्याज के दर को हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक ना, ये भी क्या है, बैंक दर क्या है, एक प्रकार से जब वो ऋण लेने आता है तो जिस दर पर देता है उसी को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको जो है हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों का क्या करता है, पुनर्कटौती करता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। दूसरा होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनका क्या है, उनका जितना भी डिपॉजिट है उसका एक भाग जो है, एक निश्चित भाग आरबीआई के पास, केंद्रीय बैंक के पास क्या करना पड़ेगा, नकद रूप में, कैश के रूप में, नकद के रूप में रिजर्व रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसके पास जो है एक जो है, मान लीजिए वाणिज्यिक बैंक के पास जो है कुल डिपॉजिट जो है मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का ये निर्धारित करता है कितना रुपया जमा करेगा, करना है, रिजर्व रखना है, ये कौन बताएगा, ये केंद्रीय बैंक बताएगा। ये निर्धारित करता है कि आपको कितना रखना है मेरे पास, तो उतना रुपए मान लीजिए जो है 4% कहता है, तो 4 लाख का 4% जो भी होता है उसको जो है क्या करेंगे, उसको जो है 4 लाख का 4% कितना हुआ, 1 लाख का 4% 4,000 हुआ, तो 4 चौक 16,000, तो 16,000 हुआ, तो 16,000 रुपए जो है क्या करना पड़ेगा, इसके पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। अच्छा, इस रिजर्व के बदले में, इसको रखने के बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई या केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को कुछ अतिरिक्त भुगतान नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व रखा है तो उसके बदले ब्याज देगा, नहीं, कुछ नहीं देगा। आपको अनिवार्य रूप से, कंपल्सरी रूप से जो है आपको उसके पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। इसी को कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। SLR, सांविधिक तरलता अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है, इसमें जो है आरबीआई कहता है कि आपको जो है अपने जमा का एक निश्चित भाग अपने पास भी रखना पड़ेगा। ठीक ना, ये आप हमारे पास ना रखिए, एक निश्चित भाग जो है आप क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, लेकिन यहां पर छूट दे देता है कि आप इसको कैश के रूप में रख सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी आप इसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है, ये भी एक प्रकार से रिजर्व होता है, लेकिन ये रिजर्व जो है वाणिज्यिक बैंक स्वयं अपने पास रखते हैं, और यहाँ पर जो रिजर्व होता है, यहाँ पर जो है इसका आपको केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा। यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों को कोई लाभ नहीं होता, जबकि यहाँ पे जो है सूक्ष्म लाभ उनको होता है। ठीक ना, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास जो रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, यह भी एक प्रकार से ब्याज दर की तरह ही होता है। जैसे वाणिज्यिक बैंकों को जब ऋण चाहिए तो क्या करते हैं, वो जो है अपना जो है आरबीआई के पास जाएंगे, केंद्रीय बैंक के पास जाएंगे, और उनको जो ऋण चाहिए वो अल्पकाल के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अल्पकाल के लिए यदि उनको ऋण चाहिए, अल्पकाल शॉर्ट टाइम के लिए जो है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल के अंदर तक का जो है यदि ऋण उनको चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो है अल्पकाल शॉर्ट टाइम के लिए जो है ऋण देने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट के तहत जो है उसको ऋण देता है। उसके लिए जो है इसको कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है आरबीआई के पास, वाणिज्यिक बैंकों को, और आरबीआई क्या करता है, एक रेट निर्धारित करता है, और उस रेट के आधार पर जो है, उस दर के आधार पर, जिस दर के आधार पर वो ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण, जिस दर पर आरबीआई या केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, उस दर को हम क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि यदि वाणिज्यिक बैंक अभी तक तो पैसे मांग ही रहे थे, लेकिन यदि वाणिज्यिक बैंक के पास कुछ अतिरिक्त जो है जमा करने के लिए है ना, तो यदि वो आरबीआई के पास जाते हैं रखने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब वो अपना रखेंगे, है ना, अपने पास अपनी जो परिसंपत्ति होगी, जो आपका सिक्योरिटीज होगा या कैश होगा, जो आरबीआई के पास रखते हैं,
तो उसके बदले जो है ब्याज के रूप में आरबीआई क्या करती है, उसको भुगतान करती है, यानी वो वापस करती है ना। अब ब्याज कौन देगा, अभी कौन दे रहा था, अभी दे रहा था वाणिज्यिक बैंक, अब आरबीआई देगा किसको, वाणिज्यिक बैंकों को, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में इसी दर को हम क्या करते हैं, जिस दर पर जो है वाणिज्यिक बैंकों को जो है आरबीआई ब्याज देता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये दर सदैव जो है रेपो रेट से क्या होता है, कम होता है। रिवर्स रेपो रेट सदैव जो है रेपो रेट से क्या होता है, कम होता है। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, ये जो है आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट एक्टिविटीज में क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है क्या करती है, क्रय विक्रय करती है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है ना। तो सरकारी प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। अब इनके द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है, जल्दी से हम आप बात कर लें। अब जैसे मान लीजिए कि मुद्रा संकुचन की स्थिति है, मुद्रा संकुचन है, संकुचन है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की कमी है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना है। मुद्रा आपूर्ति कैसे बढ़ेगी, जब वाणिज्यिक बैंक अधिक से अधिक क्या करेंगे, लोन देंगे जनता को, है ना। साख का सृजन जब अधिक होगा तो क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा, मुद्रा की मात्रा कम है वो अधिक हो जाएगी, है ना, सामान्य स्थिति बन जाएगी। तो मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए, साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों को साख सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को कम कर देती है, बैंक रेट को कम कर देती है, सीआरआर को कम कर देती है, एसआरआर को कम कर देती है ना। जरूरी नहीं एक सबको कम कर दे, हो सकता है कुछ को कम करे, कुछ को यथास्थिर रखे, लेकिन इन सबको कम करने से, इनको कम करने से रेपो रेट को कम कर देगी। इनको कम करने से क्या होगा, इन चारों के कम करने से क्या होता है कि जो बैंकों के पास तरलता बढ़ जाता है, बैंकों के पास तरलता बढ़ जाता है, उसके पास जो है नगद की मात्रा बढ़ जाती है, उसका डिपॉजिट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो रुपए जो है जब इसमें कटौती कर दी जाएगी, मान लीजिए 4% था, 16,000 था, अब मान लीजिए 3% ही कर दिया गया, तो आपका जो है 3% तो 3 चौक 12, 12,000 ही देना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 4,000 जो है आपका बचा ना, जो 4,000 बच गया उससे क्या हुआ, आपका तरलता बढ़ा। अब 4,000 क्या करेंगे, आप उसको जो है क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, साख सृजन करेंगे, है ना, लोगों को लोन दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि तरलता बढ़ी, जब बैंकों के पास तरलता बढ़ेगी तो जनता के पास भी क्या होता है, वो तरलता जनता के पास पहुंच जाता है ना। इसी तरीके से सीआरआर जो रिजर्व वो रख रहा था उसमें क्या कर देगा, कम कर देगा, कटौती कर देगा। जो अधिक रखना था अब कम रखना पड़ेगा, जो उसको जो है 10,000 रखना था या 5,000 रखना था अब उसको 4,000 ही रखना पड़ रहा है, तो 1,000 का बचत हुआ ना। इस तरीके से एसएलआर इसमें भी कटौती कर देगा कि जो 20% रखना था अब 19% ही रखना पड़ेगा, जो 20,000 पहले रखता था अब 19,000 रखना पड़ेगा, 1,000 का बचत हुआ। तो कहने मतलब क्या हुआ कि इन सब जगह से तरलता क्या हो रही है, वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ रही है। जब वाणिज्यिक बैंकों की तरलता बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो साख का सृजन अधिक करेगा, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा संकुचन की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। यार रिवर्स रेपो रेट की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उल्टा होता है, इन सब इसका क्या होता है, विपरीत होता है ना। इसलिए जो है हम इसमें जो है हम वृद्धि की बात, सॉरी इसमें हम कमी की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हम वृद्धि की बात कर सकते हैं, ठीक। और खुले बाजार की क्रियाओं में क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, यदि मुद्रा संकुचन है, भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मान लीजिए एक बांड है ना, ये बांड पेपर है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब इस सिक्योरिटी को क्या करेगी, वो ओपन मार्केट में जो है या तो बेचेगी या तो खरीदेगी। जब मुद्रा संकुचन है तो ऐसी स्थिति में क्या करती है, ये जो है खरीदना शुरू करती है। खरीदेगी तो क्या होगा, जब खरीदेगी तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाणिज्यिक बैंकों के पास है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा आरबीआई के पास।
और आरबीआई क्या करेगा, इसके बदले में भुगतान करेगा, रुपया देगा, कैश देगा। तो जो मुद्रा है, तरलता है, वो आरबीआई के पास से कहाँ पहुंच जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास पहुंच जाएगा। तो क्रय करने से, खरीदने से, कब संकुचन की स्थिति में क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज को खरीदता है, आरबीआई खरीदता है, जिससे तरलता जो है वाणिज्यिक बैंकों के पास पहुंच जाता है, और जिससे वाणिज्यिक बैंकों से जनता के पास पहुंचता है, और तरलता जो है बढ़ता है, और मुद्रा संकुचन की समस्या समाप्त हो जाती है। और यह मुद्रा स्फीत है, मुद्रा स्फीत है, मुद्रा प्रसार की स्थिति है, तो उसको नियंत्रित करना है, कम करना है। इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए इन सब में वृद्धि कर देगा, बढ़ोतरी कर देगा। जब इन सब में वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा, बैंकों के पास तरलता कम हो जाएगी। जब तरलता कम होगी तो कम साख सृजन करेंगे, जब साख सृजन कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे साख की क्या हो जाएगी, जो अधिकता थी वो धीरे धीरे कमी हो जाएगी, तब सामान्य स्थिति में आ जाएगी। तो इस तरीके से स्फीति की स्थिति में इसमें जो है वृद्धि कर देती है, और संकुचन की स्थिति में इसमें कमी कर देती है। यहाँ पर संकुचन में जो है खरीदती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और इस स्थिति में क्या करेगी, बेचना शुरू कर देती है। बेचने से क्या होता है, जब बेचेगी मतलब, बेचने का मतलब क्या है, अब ये सिक्योरिटी जो है कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास से वाणिज्यिक बैंकों के पास पहुंच जाएगा जब बेचेगा, तो है ना, जो खरीदी थी अब क्या करेगी, वो बेचेगी, लो भैया। और क्या करेगा, ऐसी स्थिति में जो तरलता है वो वाणिज्यिक बैंकों से कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता की कमी हो जाएगी, कम साख का सृजन करेंगे, जिससे जो है स्फीति की स्थिति को दूर किया जा सकता है। इस तरीके से हम देखें कि हम इन उपकरणों के द्वारा हम क्या करते हैं, ये नियंत्रित मुद्रा विस्तार की नीति जो है अपनाते हैं, अर्थात जो साख को नियंत्रित करते हैं, है ना, साख का हम नियमन करते हैं, हम नहीं, मतलब आरबीआई करता है। ठीक है ना, बात क्लियर। इसी तरीके से जो है कुछ इसके गुणात्मक जो है उपकरण भी होते हैं, जैसे साख का राशनिंग करना, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सब जो है इसके गुणात्मक जो है उपकरण होते हैं। ठीक ना, साख का राशनिंग करने का मतलब ये है कि जैसे आरबीआई कह दे कि भैया उसकी सीमा का निर्धारण करना, जैसे कह दे कि आप 1 लाख रुपए तक का ही जो है साख सृजन कर सकते हैं, इससे अधिक आप नहीं कर सकते, उसकी सीमा बंदी कर देना कि आपको कितना क्राइटेरिया, अधिकतम क्राइटेरिया निर्धारित कर देना कि आपको अधिकतम कितना साख का सृजन करना है, इसी को साख की राशनिंग करते हैं। ठीक ना, तो ये सब जो है आपके साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये सब गुणात्मक जो है उपकरण होते हैं। तो गुणात्मक उपकरण और ये परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, इन दोनों के द्वारा जो है केंद्रीय बैंक क्या करता है, मौद्रिक नीति को अपनाता है और इसको जो है साख को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्लियर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सब जो रेट है ये सब निर्धारित किए जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, है ना। और इसीलिए कहते हैं कि बोलते हैं कि इसका जो है हर समय क्या होता है, समीक्षा होता रहता है, हर 2 महीने में, हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की क्या होती है, समीक्षा की जाती है। ठीक ना, और हर 2 महीने में समीक्षा के बाद ही जो है तय किया जाता है कि किस उपकरण में वृद्धि करना है, किस उपकरण में कमी करना है, और किस उपकरण में जो है स्टेबल उसको रखना है, किसमें कमी किसमें वृद्धि करना है ना। हर 2 महीने में क्या होता रहता है, समीक्षा होता रहता है। ठीक ना, हम भारत की बात कर रहे हैं। मौद्रिक नीति, भारत में जो मौद्रिक नीति है उसके कुछ उद्देश्य भी हैं, आइए जल्दी से इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपनी बात पूरी कर लेते हैं। ठीक, आइए हम भारत में मौद्रिक नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। आर्थिक समृद्धि, यानी जो भारत में जो मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का है। इन सब के द्वारा उद्देश्य क्या है, इन सबको साख को नियंत्रित करने का उद्देश्य क्या है, साख को नियंत्रित करें ताकि क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जब स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो क्या होगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि दूसरा उद्देश्य क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी ही है, कीमत स्थिरता, है ना। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, ये कीमत को स्थिर रखने के लिए ये सब कर रहा है ना। ये सब जो है जो आप देख रहे हैं कि साख को नियंत्रित करने का मतलब क्या है, कीमत को नियंत्रित करना। तो कीमतों में स्थिरता लाना, आर्थिक समृद्धि करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये सारे जो है मौद्रिक नीति के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो आज जो है
इतना ही, धन्यवाद।